चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। SCGPR। खुशबू हम यहीं से आगे आगे स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। पहले का फॉर्म मैं बता दूंगी आपको। ठीक है। ये हो गया। खुशबू आप म्यूट कर लो। खुशबू किया चलो। हाँ, सेव एज ड्राफ्ट कर लेंगे हम। आई होप ये लॉग आउट ना हुआ हो, अदरवाइज सेव भी नहीं होगा। सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद हम सेकंड टैब पे जाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टर डिटेल्स। So how many investors are there under the current FDI reporting? One investor. London LLC, London. लंदन टाउन। मुझे तो अंग्रेजों की जगह भी नहीं मालूम। बस ठीक है कहीं घर का पता नहीं। ठीक है हैम्पशायर, चलो कुछ भी लिख। जो याद है वो लिख रही हूँ लंदन के बारे में। अच्छा ठीक। जिप कोड याद नहीं है। लंदन का कोई जिप कोड पता है सर आपको? गूगल में मारता हूँ, उसके बिना आगे नहीं जाएगा। मैंडेटरी तो नहीं है, जाना चाहिए। हाँ तो छोड़ इसको। कोई भी डाल दो। लंदन ब्रिटिश कुछ भी डाल, कोई टेंशन नहीं। अपने को एक्चुअली सही नहीं करते। हाँ नहीं, इसमें आता है ऑप्शन। जो हमने डाला BVI। हाँ सो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ इन्वेस्टिंग एंटिटी। In our case it will be person resident outside India other than NRI and OCI. Otherwise यहाँ पे erstwhile OCB, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो आपने कल बताया था सर, NRI OCI, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर एंड अदर्स में फिर स्पेसिफाई करो कि ये कौन है। ठीक है। जब कोई आदमी इंडिया का जिससे कुछ भी लेना देना नहीं है तो उसके लिए पहला ऑप्शन चूज करना। हाँ वो फॉरेनर है, ना NRI है ना OCI है। OCI इज सर ओरिजिन ऑफ इंडिया। क्या होता है वो? पैदा इंडिया में हुआ, बाद में फॉरेन पासपोर्ट लेके कहीं बाहर सेटल हो गया। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO टाइप्स। यस, उसको फिर सिटीजन का कार्ड मिलता है, OCI कार्ड रहता है उसके पास। यस, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। हाँ सो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया अदर देन NRI OCI, जनरली हम इन्हीं के लिए फाइलिंग करते हैं। NRI OCI के लिए FCGPR रिपोर्टिंग नहीं होती है अगर हमने उनसे NRI डिक्लेरेशन ले लिया है तो। अगर हम उनसे NRI डिक्लेरेशन जब भी कभी भी हम NRI से पैसा ले रहे हैं ना, जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है और वो इंडियन अकाउंट से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो हमें उसी वक्त उससे एक NRI डिक्लेरेशन लेना होता है कि आई एम एन NRI, आई एम इन्वेस्टिंग थ्रू एन NRE एंड NRO अकाउंट। ठीक है। मनी शैल बी इन इंडिया ओनली, वो कभी बाहर है। बट अगर वो डिक्लेरेशन नहीं देता है, वो पैसा बाहर जाएगा, रिपैट्रिएबल बेसिस पे है NRI से, तो ये NRI OCI वाली फाइलिंग होती है। तो ये दो केस मैं आपको बता सकती हूँ। फिलहाल हम पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया में प्योर फॉरेनर से पैसा ले रहे हैं। ठीक है। ये हो गया फर्स्ट टेबल कंप्लीट। जनरल डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टर, particulars of issue and allotment to each investor, types of capital instrument, हम क्या इशू कर रहे हैं। हमने बात की थी कल, कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं। इसमें कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा बता सकती हूँ। इक्विटी में सब कुछ बहुत सिंपल होता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स लगते हैं, तो वो हमें यहाँ पता चल जाएंगे इन केस ऑफ CCPS। कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, हम कितने शेयर्स दे रहे हैं। 12 लाख। हमने कल पैसों की बात की थी। 12 लाख नहीं,
कल 12 लाख इंस्ट्रूमेंट्स नहीं था, 12 लाख यूएसडी था, 800 शेयर्स इशू कर रहे हैं। ओके, या कन्वर्जन रेशियो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पर सीसीपीएस, कितने देंगे आप? एक को एक देंगे। ये आपका रेशियो डिसाइड हुआ होगा कंपनी का, वही आपको यहाँ डालना है। फेस वैल्यू ऑफ शेयर ₹10। आप प्रीमियम कितना रख रहे हैं? जैसे मैंने, अगर मेरा वो टोटल 40,000 है तो मेरा प्रीमियम होगा 3990, 3990। 40,000 पे अगर मैं शेयर इश्यू कर रही हूँ, 10 रुपये मेरा फेस वैल्यू है, तो मेरा प्रीमियम इतना होगा। अगर 0 है तो 0 भी रख सकते हैं। इश्यू प्राइस पर इंस्ट्रूमेंट कितना होगा मेरा? 40,000। अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन यहाँ अपने आप आ जाएगा। ये हो गया सेकेंड टेबल कंप्लीट। नाउ ये हमें यहाँ पे जो ऐड इशू पर्टिकुलर दिख रहा है, यहाँ पे ऐड क्लिक करेंगे तभी जाके ये इस टेबल के अंदर सब कुछ ऐड हो जाएगा। We will have to add this information over here. Add issue particular. This is added now. Whenever we go for save as draft, तब हमें ये दिखेगा जब भी हम इस टैब पे जाएंगे। Got it? और यहाँ हमें ये ऐड इन्वेस्टर भी करना है, बट ये ऐड इन्वेस्टर तभी हो पाएगा जब हम बाकी की डिटेल्स फुलफिल करेंगे। मोड ऑफ पेमेंट, नेम ऑफ एडी, कौन सी एडी से आपने, जिसमें रेमिटेंस हुआ है, आपका एडी बैंक कौन है, पैसा किस में आया है फॉरेन से, उस बैंक का नाम यहाँ लिखना है। एड्रेस ऑफ एडी बैंक, टाउन सिटी ऑफ एडी बैंक, स्टेट ऑफ एडी बैंक, मोड ऑफ पेमेंट, आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या है, पैसा कैसे लिया है आपने, क्या क्या है? इनवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड थ्रू बैंकिंग चैनल, एनआरई, एफसीएनआर, एस्क्रो अकाउंट खोला है अगर, स्वैप रेशियो यूज किया है अगर, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स अगेंस्ट फंड्स पेएबल टू फॉरेन इन्वेस्टर्स, अदर्स और मल्टीपल मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, अभी थर्ड इस पॉइंट के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बाकी सब क्लियर है, आपको पैसा आया नॉन रेजिडेंट एक्सचेंज अर्नर से आया, एफसीएनआर फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट से आया, एस्क्रो अकाउंट से आया। ये जो है ना, अगेंस्ट फंड पेएबल टू इट्स फॉरेन इन्वेस्टर। सपोज आपका एक शेयर होल्डर है जिसको आपने 1 साल से इंटरेस्ट नहीं पे किया, अब उस इंटरेस्ट को आप इक्विटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको ये वाला मोड सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी नॉर्मल आपके केस में फर्स्ट आई थिंक सिलेक्ट होगा, इनवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड थ्रू बैंकिंग चैनल। जब लंदन से आप पैसा ले रहे हो, एडीआर और जीडीआर के थ्रू होता है ना? कौन सा? ये जो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स अगेंस्ट फंड। नहीं स्पेशल इशू थोड़ी होगा इसके लिए। नहीं, ये कैसा होता है, अभी आपने नॉन कैश ट्रांजैक्शन करी, आपको कुछ पैसा इन्वेस्टर को देना था, आपने उसको पैसा ना देके इक्विटी शेयर्स दे दिए, तो ये उस केस में एप्लीकेबल होगा। बट इसके लिए कोई स्पेशल इशू होगा, इशू एंड अलॉटमेंट? नॉर्मल हाँ, राइट या प्रेफरेंशियल जो भी होगा, लेकिन पेमेंट जो है वो पेमेंट आएगी नहीं आपके पास। आपको कुछ पैसा देना था, अपना होता है लोन का कन्वर्जन, तो ये लोन कन्वर्जन है। ओके। और एस्क्रो अकाउंट, यस तो बोलिए सर। हाँ, तो इस केस में मेरे ख्याल से अगर आपको लंदन से डायरेक्टली पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट में, तो आप ये पहले वाला ही चूज करने वाले। यस इनमें से अगर आपका कुछ भी नहीं है तो आप अदर्स करके प्लीज स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है। यस, तो इन आवर केस हमने आईसीआईसीआई लिया, इट मींस इनवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड थ्रू बैंकिंग चैनल। दिस इज द मोस्ट यूज्ड मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है। नाउ डेट ऑफ रेमिटेंस, पैसा हमारा हमने वैसे सोचा था 31 जुलाई का, बट हम आज की तारीख ले रहे हैं। ठीक है। अमाउंट इन रुपीस 1 करोड़। तो ये अमाउंट इन रुपीस कैसे मालूम पड़ेगा? पैसा तो डॉलर में है। सॉरी, पैसा तो डॉलर्स में आया होगा ना, तो रुपीस में कैसे मालूम पड़ेगा हमको? सर कन्वर्ट करते हैं ना एफआईआरसी में। अच्छा, एफआईआरसी में लिखा रहता है। यस ठीक है। अभी मेरे को एक एफआईआरसी दिखा दोगे, क्योंकि आगे आप एफआईआरसी नंबर चूज करने वाले। हाँ, मैं सारे अटैच, ये देखो अटैचमेंट है यहाँ पे एफआईआरसी, मैं यहाँ पे सारे अटैचमेंट दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे एक एफआईआरसी नंबर
होता है जो हमें डालना होता है, हमारा FIRC जो आता है बैंक से, उसमें एक स्पेसिफिक यूनिक नंबर होता है FIRC का, वो यहाँ हमें इनपुट करना होता है। ठीक है। यस, अब एक हमें अटैचमेंट डालना होगा यहाँ पे विच इज नेम्ड FIRC जो बैंक से आता है, तो हम यहाँ से चूज करेंगे इस तरीके से। ये है FIRC, मैं FIRC आपको दिखा देती हूँ फॉर सैम्पल। FIRC ऐसी होती है, जिस बैंक से आई है उसका नाम लिखा रहेगा। यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो ये दिख रहा है, ये FIRC नंबर होता है। ये FIRC की इशू डेट होती है, जिस दिन हमें FIRC आया है, इशू हुआ है। यहाँ पे कंपनी की डिटेल होती है। ये FIRC का हर बैंक का अपना एक फॉर्मेट होता है, जिसमें सब सारी डिटेल्स होनी चाहिए। एंड यहाँ पे लिखा है कि पैसा हमें 1 तारीख को आ चुका है। ठीक है। ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट होती है, यूज होती है FCGPR फाइलिंग में। FIRC इशू हुआ है 9 तारीख को, पैसा आ गया था 1 तारीख को। हाँ, अलॉटमेंट हम इसके बाद कर सकते हैं, जब हमारा इसके बाद इशू क्लोज हो जाता है। उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ रेमिटिंग बैंक, जो उन्होंने लंदन की कौन सी बैंक से पैसा रेमिट किया है, कहाँ से स्विफ्ट किया है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक होगी उनकी, यूनाइटेड किंगडम। जो भी डिटेल्स है आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं कि USD कितना है, कन्वर्जन रेट, कौन सा फॉरवर्ड रेट फॉरवर्ड से लिया है, कैसे लिया है, कन्वर्टेड इनटू हाउ मेनी INR, इंडियन रुपीज यहाँ दिया रहता है, एग्जैक्ट इंडियन रुपीज। तो नाउ मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, जनरली कई बार फॉरवर्ड लेते वक्त और क्रेडिट आते वक्त बैंक चार्जेस है ना, मेन अमाउंट में से डिडक्ट हो जाता है USD। तो इसमें से अगर जैसे $20 डिडक्ट हो गए बैंक चार्जेस, तो $20 इधर अफेक्ट हो जाएंगे आपके अलॉटमेंट के अमाउंट में, आपके इशू के अमाउंट में। तो वो आपको बैंक से हमेशा क्लैरिफिकेशन रखना होगा कि हमें यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए FIRC में। आप क्रेडिट भले ही $20 कम कर दो, वो आपका अकाउंटिंग टीम देखेगा कैसे हैंडल करना है, लेकिन आपको यहाँ पे हमेशा एग्जैक्ट अमाउंट ही दिखाना है, जितना आपका अलॉटमेंट है एज पर शेयर प्राइस। अदरवाइज इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल बाय RBI। पर ये लोग ऐसा क्यों दिखाते हैं फिर? मेरे ख्याल से ये पूरी अमाउंट होनी चाहिए ना, और चार्जेस वो अलग से अकाउंट में डेबिट करें। नहीं सर, ये कई बार आपकी और बैंक की कन्वर्सेशंस और जो रहते हैं उस वक्त हो ही जाती है ये दिक्कत, बैंक चार्जेस। हाँ, तो जब भी आपको FIRC आए में भी लिखा रहता है। ओके, हाँ, आप क्या बोल रहे थे सर? मैं वही बोल रहा हूँ, जब भी FIRC आए तो बैंक से पूछना पड़ेगा भैया कि इसमें आपने पहले चार्ज तो नहीं काट रखा कोई। यस, दिस हैपेंस। ये जनरली फेस किया है मैंने। और नहीं किया तो क्या होगा अगर यही लिख दिया मैंने? तो यही लिख दिया मतलब जो इसने अमाउंट लिखी है FIRC में, वही अमाउंट मैंने ली थी, क्योंकि उसका कोई प्रूफ तो रहेगा ही नहीं। अब मैं इसको 50 बैंक को RBI क्वेश्चन करती है, फिर मतलब RBI रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, चलो। अभी कैसा है, मैंने ICICI के थ्रू ये अपलोडिंग की है, तो मेरा ICICI की टर्म्स है, तो मैंने उनको बताया कि अरे आपने ही डिडक्ट किया, आप ही ने अमाउंट मेंशन करके दे दिया है मुझे, अब मैं क्या करूं? तब ठीक है, ICICI ने आगे अप्रूव करके RBI को क्लैरिफिकेशन दे दिया है, तो कोई बात नहीं, बट कई बार रिजेक्ट हो जाता है, बैंक के साथ खराब रिलेशन है आपके। ठीक, चलेगा। हाँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। हाँ, ठीक है, फॉर्म पे आ जाओ सब। तो ये FIRC है, ये मैं आपको क्लोज कर रही हूँ। Now we'll go for another attachment, जहाँ पे clearly mentioned है KYC। ये KYC होती है फॉरेन इन्वेस्टर की, जो हमारी एंटिटी में इन्वेस्ट कर रहा है। ये KYC भी हमें हमारी AD बैंक ही देती है, ये भी हम अटैच कर देंगे। मैं आपको एक बार KYC भी दिखा देती हूँ कि ये कैसा होता है। KYC रिपोर्ट आपको आपकी बैंक के लेटर हेड पे मिलेगा। ये बिटवीन इन्वेस्टर बैंक होती, इन्वेस्टर की जो बैंक है वो और हमारी AD बैंक के बीच का डॉक्यूमेंटेशन होता है, उनसे क्या डिटेल इनको आती है। सो दिस इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट जो आपको वहां से बैंक से इजीली मिल जाएगा। ठीक, डिटेल है, ज्यादा शेयर मत करो। यस सर।
whether the remitter is different from foreign investor. अब आपको याद होगा जब FDI डिक्लेरेशन भर रहे थे, हमने वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था बेनिफिशियल ओनर वाला पॉइंट, एंड द पर्संस जो अगर बेनिफिशियल ओनर अगर किसी और के बिहाफ पे रेमिट कर रहे हैं तो उनकी भी डिटेल देनी पड़ेगी, उनका भी KYC लेना पड़ेगा। हमारे केस में नॉट एप्लीकेबल, अलग पर्सन है। हाँ, हमारे केस में नॉट एप्लीकेबल है, मतलब रेमिटर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर, रेमिटर ही हमारा इन्वेस्टर है, नो करेंगे। अगर हमने यस किया है तो यहाँ पे डिटेल्स देनी पड़ती है। ठीक। हाँ, नेम ऑफ रेमिटर, कंट्री ऑफ रेमिटर, रिलेशनशिप बिटवीन रेमिटर एंड फॉरेन इन्वेस्टर, उसका KYC और NOC एंड बोर्ड रेजोल्यूशन उनका। आज इज नो। नाउ वी कम फॉर इन्वेस्टमेंट डिटेल्स। ये प्रीफिल होता है, लास्ट स्टेप जो होता है ये प्रीफिल होता है, जो हमने डिटेल्स ऊपर भरी है उस बेसिस पे। अब हमने ये सब कुछ भर दिया है, यहाँ हम ऐड इन्वेस्टर करेंगे। आई होप ये ऐड हो गया हो। हाँ, ये ऐड हो चुका है। यहाँ ऐड होते ही जो लास्ट स्टेप ब्लैंक था इतनी देर, वो फिल हो गया है, ये ऑटो फिल हो गया है। अब यहाँ से हम एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। ये हमारा एंड है ना, अगर हमारा यहाँ पर पहुंच गया मतलब ये पेज सक्सेसफुली भरा गया। ये सेकंड टैब जो था हम भर रहे थे, ये वाला फॉरेन इन्वेस्टर डिटेल, वो भरा गया। यहाँ पे ऐड इन्वेस्टर वाला पॉइंट है ना, ये तब ऐड होगा जब हम चौथा स्टेप तक कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ तक अमाउंट तक। ये अब ब्लैंक हो गया है, मतलब हमारा यहाँ पे सब कुछ ऐड हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ आप लोग ये मत सोचना कि मैंने तो भर दिया था और यहाँ ब्लैंक कैसे हो गया, मैंने तो सारी डिटेल भर दी थी। नहीं, यहाँ ये ऐड हो चुका है। तो यहाँ से आप एडिट और डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से क्लिक करके। ये वापस आ गया सब कुछ जो भी आपने डाला था। हाँ, वापस ऐड इन्वेस्टर करके आप सेव कर सकते हैं। सेव, ये सेव हो चुका है। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ इशू, यस, ये भी आप सेव एज ड्राफ्ट कर लीजिए। यहाँ पे हमेशा लिखा हुआ आएगा इस तरीके से फॉर्म FCGPR। ये जो नंबर दिख रहा है आपको FCGPR, ये हमारा इस FCGPR का यूनिक नंबर है, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। सेव्ड ड्राफ्ट सक्सेसफुली। अब हम जाएंगे थर्ड पॉइंट पे, अमाउंट ऑफ इशू। ये प्रीफिल्ड है, कि इसका लास्ट कॉलम जो होता है वो ऑटोफिल होके थर्ड ऑटोफिल होके आता है, अमाउंट ऑफ इशू। पर्टिकुलर्स ऑफ इशू, ये भी ऑलमोस्ट सब कुछ फिल होके आ जाता है फॉरेन इन्वेस्टर डिटेल्स के थ्रू, कि क्या क्या नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कन्वर्जन रेशियो, ये सब हमने यहाँ भर लिया होता है इशूअर फॉरेन डिटेल्स में, ये ऑटोफिल होके आता है। नाउ कम हियर फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन सर्टिफिकेट। अब ये कब पिक्चर में आता है, आपकी कंपनी की शेयर्स की फेयर वैल्यू क्या है आज की तारीख में, मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू, व्हाटएवर इन योर केस, एंड वैल्यूएशन सर्टिफिकेट। इन अमंगस्ट ऑल द इश्यूज, राइट्स इशू के केस में वैल्यूएशन रिपोर्ट रिक्वायर्ड नहीं होती है। प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के केस में RBI वैल्यूएशन सर्टिफिकेट मांगता है। So, और and one more thing I would like to mention, rights issue के केस में if we are doing renunciation to others, outsiders, तो भी valuation report लगती है। So I'll just attach a valuation report, क्योंकि हमने renunciation वाला अगर हम आगे लेके चलते हैं, and fair value हमें mention करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने 40,000 का प्रीमियम, 40,000 पे शेयर इशू किए हैं, तो हमारा fair value आज की तारीख में 40,000 है, हम ये लिख रहे हैं। वैल्यूएशन सर्टिफिकेट बहुत इजी है, मतलब इतना कुछ ज्यादा कष्ट नहीं है इसमें। नहीं है, जो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट बताऊंगी अभी आगे, उसमें आपको पता चलेगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो हमें रेडी रखने होते हैं। अब मैंने जैसे ही यस किया, वैल्यूएशन सर्टिफिकेट अटैच कर दिया, उसके बाद एक डिक्लेरेशन होता है नीचे, आई हियरबाय डिक्लेयर that I have verified the information provided in this form and certify that the information provided is true, complete and correct. In case of any discrepancy in the above information, I may be held liable for the same. These declarations and submissions are made in compliance with FEMA 1999. I hereby attach requisite declaration, CS certificate and other relevant attachments for this reporting. अब ये other relevant attachments है ना, यही दिक्कत वाला काम है। ये हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या लगाना है। यहाँ पे CS सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। आई शो यू द फॉर्मेट, और ये कहाँ दिया गया है मैं ये भी बता देती हूँ। RBI फॉर्म्स की वेबसाइट पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। मैं ये सेव एज ड्राफ्ट कर देती हूँ और मैं एक बार लॉग आउट करती हूँ। RBI फॉर्म्स की वेबसाइट पे
ये दिख रहा है रिवाइज यूजर मैनुअल फॉर एसएमएफ फॉर्म एप्लीकेशन। इसमें सारी डिटेल दी गई है कि हमें कौन सा कैसे भरना है। एफसीजीपीआर पेज नंबर 15 पे फॉर्म फाइलिंग एंड सबमिशन, इसमें सारी डिटेल दी गई है। फॉर्म के डिक्लेरेशन के फॉर्मेट भी दिए गए हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी दी गई है, कैसे फाइल करना है वो भी दिया गया है। तो फॉर्म नंबर पेज नंबर 15 से लेके सारा डिटेल दिया गया है। इसमें मैं आपको एक पेज बताऊंगी जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स लिखी गई है। मतलब अभी कोई भी फॉर्म देखना है तो इसको देख के हम लोग समझ के भर सकते हैं ना। यस सर, यस। अभी आपने ये बेस, अमेंडेड वाला हमेशा डाउनलोड कीजिए। अभी आपने बेस तो दे ही दिया कि एंटिटी यूजर बिजनेस यूजर से करना है। उसका Yes, जो भी yes. फॉर्म है नीचे मैनुअल खोलो, उसमें क्या लिखा है ये जैसे देखिए, हाँ। मैंने जूम किया है। इसमें देखो जो मैं आपको बता रही थी, जो मैं फिल करवा रही थी, हर स्क्रीनशॉट के साथ दिया गया है कि कैसे फिल करना है। yes. अभी मैं आपको फॉर्मेट रिक्वायरमेंट बताती हूँ, क्या क्या सबमिट करना होता है वो भी इसमें दिया गया है। तो यू विल गेट टू नो कि कहाँ दिक्कत आती है। मतलब अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो एक बार पहले ये मैनुअल पढ़ लेने का उस चीज से, अगर आपको वेरी इंपॉर्टेंट। एफसीजीपीआर पढ़ना है तो एक बार उसको पढ़ लो, फिर उसके बाद लॉगिन करो और उसके हिसाब से जो जो आरबीआई चीजें की, लगी। हाँ यस सर, यस सर। आरबीआई की सारी यूजर मैनुअल्स बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और बहुत डिटेल्ड है और हमेशा पढ़नी चाहिए बिफोर एवरी रिपोर्टिंग, क्योंकि अमेंड भी होती रहती है एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ दीज अमेंडमेंट्स ऑन रेगुलर बेसिस। तो हमें हमेशा पढ़ लेनी चाहिए। ऑल्सो एक और इसमें ड्रॉबैक है जो मुझे लगता है, जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये लोग देते हैं ये बहुत स्टैंडर्ड होता है। ये यहाँ पे दिया गया है पेज नंबर 36 ऑन करंट मैनुअल। ये बहुत क्लियर दी गई है, बट इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होते हैं। इन केस अगर हमारा कुछ रेयर केस है जो हम अभी कर रहे हैं, मैं बताऊंगी आपको। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक बार सब लोग रीड कर सकते हैं कि एफसीजीपीआर फाइल करने के लिए क्या क्या लगता है। डिक्लेरेशन एज पर अबव फॉर्मेट टू बी अटैच्ड एज अदर अटैचमेंट। आपने देखा होगा अभी सीएस एंड अदर अटैचमेंट बताया था। So this is one of the declaration. I'll show you the declaration. ये रहा डिक्लेरेशन टू बी फिल्ड बाय ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन कंपनी। ये डिक्लेरेशन का फॉर्मेट है पूरा। कंपनी मतलब मेरी कंपनी के डायरेक्टर या ऑथराइज्ड सिग्नेटरी ये साइन करके देंगे। ये डिक्लेरेशन के अंदर इटसेल्फ लिखा रहता है कि अ सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी इज इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट, जो एक और अटैचमेंट है, सेकंड अटैचमेंट CS सर्टिफिकेट एज पर अबव फॉर्मेट टू बी अटैच्ड एज अदर अटैचमेंट। ठीक है। ये रहा CS से हमें प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से ये सर्टिफिकेट लेना है। अब ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट पुराना है ना, अब ये टिसरो विसरो तो आउटडेट हो गया, तो उसको जो भी बनाएगा उसको नया रेगुलेशंस लिखने पड़ेंगे। यस यस, और ये मॉडिफाई होता है, मतलब हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये जनरल सर्टिफिकेट दिया गया है। इन आर केस हम सीसीपीएस अलॉट कर रहे हैं, तो सीसीपीएस के टर्म्स कंडीशन, उनका कन्वर्जन, उनका फेयर प्राइस, ये सब का सर्टिफिकेट सीएस प्रोवाइड करता है कि ये सब हम लोग अधेयर कर रहे हैं आरबीआई की गाइडलाइंस से। ठीक है, और ये बेस है, इसके बेस पे हमको करना है, कुछ भी नहीं करना, इतना करा तो सफिशिएंट है विद चेंज इन लॉस। Then there is valuation certificate as prescribed and applicable under FEMA 20R to be attached at valuation certificate. ये हमने previous वाले टैब में ऊपर देखा था, टैब में नहीं, previous ऊपर देखा था, जहाँ हमने fair market value लिखी थी, वहाँ ये valuation certificate attach करना है। Now read for rights issue, valuation certificate is not required. A declaration on plain paper, मतलब not on letterhead, only on plain paper may be attached that rights issue to person outside India not at a price less than the price offered to persons resident in India. हमने कम प्राइसिंग गाइडलाइंस को अधर किया है, जो हमने एफडीआई डिक्लेरेशन में भी दिया था। तो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट की जगह पे हमें ये डिक्लेरेशन अटैच करना है, बस इतना ही लिखना है उस डिक्लेरेशन में। ठीक है। That I director of the company hereby confirm that the rights issue to person resident outside India is not at a price less than the price offered to person resident in India. That's it, और signature. बट जो मैंने आपको बताया था, इसमें ये नहीं लिखा गया है कि राइट्स इशू के केस में अगर रिनाउंसिएशन हो रहा है टू आउटसाइडर्स तो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट लगेगा। ये कब पता चलता है? जब रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट होता है तब एडी बैंक हमें बताता है कि आपने तो वैल्यूएशन अटैच ही नहीं किया, तो अभी करना जरूरी है। हेलो, यस हाँ हाँ, यस।
सॉरी, हाँ, 4th पॉइंट है बोर्ड रेजोल्यूशन, ओनली द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट टू बी अटैच्ड एज अदर अटैचमेंट। आपका जो बोर्ड रेजोल्यूशन है अलॉटमेंट वाला, बस उसका रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट है, जिसका अलॉटमेंट है बस उतना ही लिख दो, बहुत सारा बड़ा 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 कुछ मत देना, उतना ही देना है हाँ, क्योंकि अटैचमेंट्स की साइज लिमिट होती है यहाँ पे, तो दिक्कत हो जाती है। Now, memorandum of association, if applicable, relevant extracts to be attached as other attachment. Memorandum of association generally हमें अटैच करना होता है अगर मेमोरेंडम को सब्सक्रिप्शन है तो, बट मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि ये लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो सब्सक्रिप्शन पेज है और जो आपका ऑब्जेक्ट वाला पेज है और आपका कैपिटल वाला पेज है, वो प्रेफर करते हैं कि हम अटैच करते हैं। अगर पूरा अटैच करते हैं तो साइज बढ़ जाती है, तो बैंक टू बैंक डिफर करता है, प्रेफर करते हैं वो लोग। तो मैंने अटैच किया था जब मेरा रिजेक्ट हो गया था। मर्जर, डीमर्जर, अमालगमेशन, relevant extracts to be attached at the specified attachment, relevant approval from competent authority। अगर आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली कुछ ऑप्शंस ऐसे आएंगे जहां आपको अटैचमेंट्स देने होंगे इसके रेलेवेंट, मर्जर्स और डीमर्जर्स के रेलेवेंट। यहाँ पे हमारे केस में पूछ ही नहीं रहा है, अदर अटैचमेंट्स नहीं है, वो रेलेवेंट अटैचमेंट मांगेगा। Now, for rights issue, bonus issue, acknowledgement letter of FCGPR, FCTRS as applicable for the original investment। ये जो मैंने आपको बताया था कि अगर existing shareholder को हम rights issue कर रहे हैं तो उनका definitely पहले FCGPR या फिर FCTRS फाइल हुआ होगा, तो उसका acknowledgement जो RBI से आता है at the time of original investment, approval का acknowledgement आता है, वो हमें इसके साथ अटैच करना होगा, saying that कि हाँ हमने पुराने इन्वेस्टर को ही वापस राइट्स इश्यू किया है। ये प्रूफ होता है, ये नहीं अटैच किया अगर एग्जिस्टिंग वाले के लिए तो अप्रूव नहीं होगा। एंड देन देयर इज FIRC एंड KYC एट स्पेसिफाइड अटैचमेंट्स, ये मांगा गया था ऊपर पहले। सर सेशन चालू है ना? चालू है। ये सेशन खत्म होने से पहले CGPR कर दो ताकि अगले सेशन में TRS 30 मिनट्स में करके फ्री हो। यस सर, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेगा, बट देयर आर सम थिंग्स जो हमेशा एक्स्ट्रा होती है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि मैंने इसके अलावा और क्या क्या अटैच किया तब जाके अप्रूव हुआ है मेरा। या इनसाइड ट्रिक्स। यस, नाउ आई लॉग इन अगेन। ये सब एक सिंगल फाइल बनानी पड़ती है कि अलग अलग अटैचमेंट जाते हैं? सर अदर अटैचमेंट्स के लिए सिंगल फाइल रहेगी अलोंग विद CS सर्टिफिकेट। एक ही फाइल में सब स्कैन करके अपलोड कर लेगा। यस, क्योंकि ऊपर FIRC और KYC अलग से मांग लिया है उन्होंने ऑलरेडी। जहाँ स्पेसिफिक अटैचमेंट बोला है वहाँ स्पेसिफिक जाएगा, जहाँ स्पेसिफिक नहीं बोला है वहाँ हमें अदर में सारे डाल देने हैं। ठीक है, ये मैंने ड्राफ्ट सेव कर लिया था फॉर इन्फॉर्मेशन एवरीवन। तो देखो स्टेटस ड्राफ्ट दिखा रहा है और मैंने आज की तारीख सिलेक्ट की है, मतलब ये वाला FCGPR मैंने आज बनाया है। सब सबमिट मत कर देना तो कंपनी वाले निकाल देंगे। नहीं होगा ही नहीं। एंड यस, अभी हम जाएंगे पर्टिकुलर इश्यूज। यस, पर्टिकुलर ऑफ इशू पे। यहाँ पे अदर अटैचमेंट्स क्या क्या है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ CS सर्टिफिकेट के साथ में। यहाँ तक हमने सब कुछ अटैच कर दिया था। वैल्यूएशन सर्टिफिकेट आपको एप्लीकेबल नहीं है अगर, तो आप यहाँ एक लेटर लिख सकते हैं जो दिया गया था यहाँ पे प्लेन पेपर पे कि हमें वैल्यूएशन सर्टिफिकेट एप्लीकेबल नहीं है, ये वाला डिक्लेरेशन। ब्लैंक नहीं रहेगा ये अटैचमेंट, हमें लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे। सर वी विल, अब मैं आपको अदर अटैचमेंट्स बताती हूँ क्या क्या है। दिस इज अ CS का सर्टिफिकेट। मैंने बताया हम इसको ऑल्टर कर सकते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट। FEMA के गाइडलाइंस जो है वो डेफिनेटली हमें डालने पड़ेंगे। वो जो 3 पॉइंट्स थे जो उनके सर्टिफिकेट में मेंशन थे वो डाल दिए हैं हमने, बट अदरवाइज बाकी के रिक्वायरमेंट्स भी हमें इसमें डालने पड़ेंगे। ज्यादा इसको कंपनी डिटेल्स है ना, इसलिए इसको ज्यादा स्क्रीन पे मत। यस, नाउ ये एक और सर्टिफिकेट, ये डिक्लेरेशन है जो हमारे हमें सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे मांगा गया था, फर्स्ट पॉइंट पे सॉरी, डिक्लेरेशन एज पर द अबव फॉर्मेट। 10 मिनट्स है ऋतु, 10 मिनट्स है तो 10 मिनट्स में ये FCGPR अपन पूरा क्लोज करते हैं। यस सर, हो जाएगा, ये लास्ट पॉइंट है। ये डिक्लेरेशन है फ्रॉम कंपनीज अथॉरिटी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। ये हमारा बोर्ड रेजोल्यूशन है अलॉटमेंट वाला। देन देयर इज
ये चीज जो है यहाँ बताई नहीं गई है। टर्म्स एंड कंडीशंस की शीट मैं सीसीपीएस अलॉट कर रही हूँ, कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, हमने वही सिलेक्ट किया था। अब उस केस में हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कन्वर्जन के, वो हमें देना होगा, कन्वर्जन रेशियो, मैच्योरिटी के साथ सारे, और वो एक सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करना होगा। ये अगर हमने इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट किया है हमारे शेयर होल्डर के साथ तो उसके एक्सट्रैक्ट अटैच करने होते हैं। जो फॉरेन ये था फॉरेन इन्वेस्टर, उसके साथ वी हैव साइज लिमिट, तो हमें बहुत एक्सट्रैक्ट ही अटैच करने चाहिए, सारा का सारा अग्रीमेंट अटैच नहीं करना चाहिए, सारा का सारा एमओए अटैच नहीं करना चाहिए। देन देयर इज अनदर डिक्लेरेशन कि प्राइवेट कंपनी है एंड हमने सीसीपीएस इश्यू किए हैं टू दिस एंटिटी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ये सीसीपीएस इक्विटी में जब कन्वर्ट होंगे द सेम शैल नॉट बी अलॉटेड एट अ प्राइस लेस देन द वैल्यूएशन एज ऑन डेट। ये भी इसमें दिया नहीं गया है, हमें सिर्फ यही वाला डिक्लेरेशन मांगा गया था, प्राइस लेस देन द प्राइस ऑफर्ड टू रेसिडेंट इन इंडिया, लेकिन ये नहीं बोला गया था कि एज ऑन डेट का वैल्यूएशन जो है उस पे उससे कम में अलॉट नहीं करेंगे। तो ये भी एक एक्स्ट्रा डिक्लेरेशन है जो सीसीपीएस के केस में मांगा गया था। Then there is this MOA of the company. We have rights issue का offer letter, board resolution. ये सब एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स है जो आपके केस में अगर एप्लीकेबल है, जैसे कि रिनाउंसिएशन लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर और एप्लीकेशन फ्रॉम योर इन्वेस्टर। दैट्स इट, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। I'll go on the attachments. यहाँ पे आप चूज करेंगे CS सर्टिफिकेट एंड अदर अटैचमेंट्स, फाइनल डॉक्यूमेंट, ऐसे करके मैंने सेव रखा है। इसका मैक्सिमम साइज 1 MB हो सकता है, 1 MB से ऊपर आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंने 951 KB रखा था। अगर आप 1 MB से ऊपर यहाँ अपलोड करेंगे तो वो लेगा ही नहीं। I'll just try to attach one document जो 1 MB से ऊपर का हो, तो आपको पता चल जाएगा। सॉरी, ये भी छोटा ही है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझे। हाँ, चलेगा चलेगा, आपको पता चल जाएगा हाँ। कि 1 MB से ऊपर का यहाँ पे अटैचमेंट लेगा ही नहीं, वो तो लाइक आपको एमसीए 1 में, MB से नीचे ही रखना है। एमसीए में 5 MB की लिमिट है, तो यहाँ 1 MB की लिमिट है। दिस इज द लास्ट थिंग वी हैव टू फिल। अदर अटैचमेंट्स वाला जो पोर्शन है वही थोड़ा सा क्रिटिकल है इसमें, उसी में जनरली रिजेक्शन होता है, वो लोग पूछते नहीं है रिजेक्ट करने के पहले, डायरेक्टली रिजेक्शन का ईमेल आता है। तो ये ध्यान रखना कि आपकी एडी बैंक से आप पहले ही क्लियर कर लो कि हमें क्या क्या सबमिट करना है आपका केस के हिसाब से। देन देयर इज दिस लास्ट बटन, शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये प्री एंड पोस्ट अपने आप होता है, अपने आप फिल होता है, जो मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, ऑटो फिल होता है कि आपके प्री ट्रांजैक्शन के पहले आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या था एज पर दीज पर्टिकुलर्स, एंड ये फिल करने के बाद ये आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। दैट्स इट। पर ये अभी हम लोगों ने सुनो yes, हम लोगों ने सीसीपीएस चूज किया, ये इक्विटी में ऐड हो रहा है, ऐसा है क्या? नीचे देखो, सॉरी, हम लोगों ने सीसीपीएस चूज किया था, तो ये उसको इक्विटी में ऐड कर देता है ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके ऑन फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस। और ये अमाउंट है कि शेयर्स है, वैल्यू है रुपीस में? ओके, हाँ, हमने 800 शेयर्स लिए थे तो 8000 हो गए, और 8000 और 9500 17500 हो गए। यस, तो टोटल हो गया, परसेंटेज नीचे आ गई कि आपकी कंपनी में एफडीआई कितनी है। अब क्योंकि आपकी एक अनलिस्टेड कंपनी है तो 1% भी है तो वो एफडीआई ही हुई, एफपीआई आपके केस में होगी नहीं, क्योंकि आप लोग अनलिस्टेड हो। अगर लिस्टेड कंपनी होगी तभी एफपीआई आती है, जो हमको हम एंटिटी मास्टर में भरेंगे तो वहां से ही आएगा, है ना? यस, ये लास्ट ऑप्शन होता है सेव एंड सबमिट, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, एंड इसके बाद यहाँ पे आपको एक पॉपअप आ जाएगा कि फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, एंड आपका फॉर्म जब भी चाहे यहाँ पे जाके देख सकते हैं, जो हम डेट या वगैरह यहाँ पे डालते हैं, ठीक तो आप हमेशा देख सकते हैं। अभी किसी को अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज आप रितु से पूछ सकते हैं किसी भी एंड पे। एक्सप्लेन तो अच्छा कि आई डोंट थिंक कोई ज्यादा क्वेरीज होंगी, बट स्टिल कोई भी डाउट है तो पूजा, वर्षा, खुशबू।
मेरे को तो समझ आ गया। कुछ डाउट नहीं, मेरे को भी समझ गया। ठीक है अभी हाँ जी, अभी कितने प्रोफेशनल आपको गाली देंगे अगर ये वीडियो अपलोड हो गया और किसी ने देख के समझ लिया, तो कितनों की फीस आप गायब करने वाले हो कि लोग बोलेंगे अरे इसमें तो कुछ भी नहीं होता, हम ही कर लेंगे, बाहर वाला आदमी क्यों लगाने का। ठीक है, बहुत अच्छा है। आई थिंक अभी मैं ये सेशन एंड करता हूँ। अगर ब्रेक लेना है कि कंटिन्यू करना है साथ के साथ ही 5 मिनट का? So we can